हो गया। आपका 9 चैप्टर है सिविक्स का, ठीक है, लॉज फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल। अब आपको सबको मालूम है कि हमारा इंडिया भारत में 200 साल तक किसने राज्य किया था? ब्रिटिश ने, है ना। और ब्रिटिश से राज से पहले यानी कि उनके आने से पहले हमारे यहाँ पर क्या था? मोनार्की सिस्टम था, है ना, कि राजा छोटे छोटे प्रदेशों में राजा राज्य करते थे और उनके ही रूल्स और रेगुलेशन क्या होते थे? चलते थे। लेकिन जब हमारा देश इतने लंबे स्ट्रगल के बाद में क्या हुआ, उसको फ्रीडम मिला, स्वतंत्र हुआ, तो उसके बाद में सबसे बड़ी जो हमारे यहाँ पे जो लीडर्स थे जिन्होंने हमें स्वतंत्र किया था, उनके सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी कि हमारा इतना बड़ा देश है, यहाँ पर क्या है? डाइवर्सिटी है। डाइवर्सिटी से मतलब मालूम सबको मालूम है कि हाँ बहुत सारी विभिन्नताएं हैं, अलग अलग भाषा के लोग रहते हैं, अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं, तो उनको सबको एक करके, और अमीरी गरीबी ये भी हमारे दो मुख्य रूप से क्या थे? अलग अलग भाग थे हमारे देश में, कि किस तरह से उनको सबके लिए किस प्रकार से उनको एक किया जाए या उनकी भलाई के लिए कुछ कार्य किया जाए, है ना। तो उसी से संबंधित हमारा ये वाला चैप्टर है लॉज फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल, है ना, कि वो कानून बनाए जो कि लोगों के लिए क्या हो? भलाई के लिए हो, ठीक है। जो पैसे वाले लोग थे उनके लिए तो कोई मतलब ही नहीं था, वो तो आराम से अपना जी रहे थे। लेकिन हमारे यहाँ ब्रिटिश ने आकर हमारे यहाँ कितना बहुत अधिक क्या किया था? एक्सप्लॉयटेशन किया था, यानी कि शोषण किया था। तो लोग यहाँ पर अमीरी और जो गरीबी की जो रेखा थी वो क्या हो गई थी? उसमें बहुत बड़ी दूरी आ गई थी। तो जो गरीब लोग थे उनके लिए भी हमारे देश की सरकार के सामने उनके लिए बहुत बड़ी समस्या थी कि उनके लिए, उनको उठाने के लिए उनके लिए कुछ कार्य किए जाए। तो इसीलिए कुछ कानून बनाए गए थे हमारे देश में, उसी से संबंधित चैप्टर है। सबसे पहले है लेबर लॉज, है ना। लेबर लॉज, लेबर सबको मालूम है, लेबर से मतलब क्या है? मजदूर, है ना। तो लेबर रिफर्स टू एग्रीकल्चर वर्कर्स वर्किंग इन द फील्ड्स ऑफ द अदर फार्मर। लेबर हम सबको मालूम है किसको कहते हैं? हम लोग मजदूरों को कहते हैं, जो कि क्या करते हैं? मजदूरी करते हैं, है ना, मजदूरी करते हैं। और इसके अलावा कहाँ कहाँ मजदूरी करते हैं? जैसे कि खेतों में काम करते हैं या बिल्डिंग्स में काम कर रहे हैं, जो कंस्ट्रक्शन साइट्स है वहाँ पर सामान ढोने का काम करते हैं, या और भी बहुत सारे काम हैं जो कि वो लोग लेबर करते हैं और जिन्हें रोज के यानी कि क्या मिलते हैं? तनख्वाह, पैसे मिलते हैं, जिसके हिसाब से वो काम चलाते हैं। अब उनकी कंडीशन सबको मालूम है कि वो वर्क ज़्यादा करते हैं, लेकिन उनको जो आमदनी मिलती है यानी कि जो पैसे मिलते हैं वो बहुत ही क्या मिलते हैं? कम मिलते हैं, है ना। तो इसीलिए उनके लिए, उनकी भलाई के लिए सबसे पहले जो लॉ बनाया गया था वो क्या था? द मिनिमम वेजेस एक्ट, जो कब बनाया गया था? 1948 में, है ना। वेजेस से मतलब क्या होता है? उनकी तनख्वाह, है ना। वेजेस से मतलब उनके जो वो कार्य कर रहे हैं उसकी मजदूरी। तो अंडर द प्रोविजन ऑफ मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 बोथ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट फिक्स। सबको मालूम है कि हमारा देश किस 3 भागों में बटा हुआ है? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट, है ना। तो उसी हिसाब से ही उनके अपने अपने क्या बने हुए हैं? रूल्स एंड रेगुलेशन है। लेकिन ये वाला मिनिमम वेजेस एक्ट वाला दोनों क्षेत्रों में लागू होता है। कहाँ कहाँ पर? सेंट्रल में भी और स्टेट में भी, है ना। सेंट्रल मतलब आपको सबको मालूम है केंद्र, और स्टेट मतलब क्या है? राज्य, और लोकल को क्या बोलते हैं हम लोग? स्थानीय। The state government fix the minimum rates of wages payable to the employees and review the rates at regular intervals। अब जो स्टेट गवर्नमेंट ने है क्या कर रखा है? फिक्स कर रखा है, मिनिमम वेजेस फिक्स कर रखे हैं, जो कि किसके हिसाब से दिए जाते हैं? जो भी कार्य कर रहा है, कितने घंटे वो वर्क कर रहा है, किस तरह की उसकी मजदूरी है या किस तरह का कार्य है, उसके लिए मिनिमम वेजेस यानी कि उसको जो निम्नतम मजदूरी है वो फिक्स कर रखी है कि इससे कम मजदूरी उसे नहीं मिलेगी। ठीक है, आ रहा है समझ में सबको? बुक्स में भी देखते रहिए आप लोग कहाँ पे मैं पढ़ा रही हूँ, ठीक है। फिर द एम्प्लॉयर पेज वेजेस एट द रेट नॉट लेस देन द मिनिमम रेट्स ऑफ वेजेस। मैंने बताई दिया जो निम्नतम मजदूरी उनकी नियुक्त की गई है उससे कम, जो भी जिसके भी अंदर में वो कार्य कर रहा है उससे कम उसको मजदूरी नहीं देगा। वो किसके अंतर्गत? हमारे
मिनिमम वेजेस एक्ट के अंतर्गत। द एक्ट आल्सो प्रोवाइड्स फॉर रेगुलेशन ऑफ वर्किंग आवर्स, ओवर टाइम, वीकली हॉलीडे एंड ओवर टाइम वेजेस। इसके अलावा इस एक्ट के अंतर्गत क्या दे रखा है, क्या प्रोवाइड कराता है, ये हमें क्या देता है, उपलब्ध कराता है, रेगुलेशन ऑफ वर्किंग आवर्स, है ना। जो भी हम वर्किंग आवर्स है उसमें कितने देर तक हम लोग कार्य कर रहे हैं कि इतने ही घंटे तक आपकी मजदूरी आप कर सकते हो। अगर उससे एक्स्ट्रा आप काम करते हो तो वो टाइम क्या कहलाता है, ओवर टाइम कहलाता है ना। तो ओवर टाइम के भी आपको अलग से क्या मिलने चाहिए, पैसे मिलने चाहिए। और वीकली उसमें क्या है, हॉलीडेज भी है ना, यानी कि साप्ताहिक आपको एक छुट्टी भी मिलनी चाहिए। और ओवर टाइम वेजेस यानी कि अगर आप एक्स्ट्रा काम करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, अधिकतम जो भी ओवर टाइम कर रहे हैं आपको उसकी मजदूरी भी एक्स्ट्रा मिलनी चाहिए। अब है इसके बाद में दूसरा है हमारा प्लांटेशन लेबर एक्ट 1951। जो प्लांटेशन लेबर एक्ट है वो हमारा कब लागू हुआ था, 1951 में। अब प्लांटेशन से क्या मतलब है, प्लांटेशन से मतलब है जो वर्कर्स प्लांट लगाने के काम करते हैं, यानी कि पौधारोपण का काम करते हैं, जैसे कि चाय के बागान में जो काम करते हैं, इस तरह के जो कपास के बागान में काम करते हैं, उस तरह के जो लेबर्स होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं प्लांटेशन लेबर। ठीक है। द प्लांटेशन लेबर एक्ट वॉज इनेक्टेड टू प्रोवाइड सर्टेन बेसिक फैसिलिटीज टू प्लांटेशन वर्कर्स। और इस एक्ट के अंतर्गत उन लोगों को जो प्लांटेशन वर्कर हैं, यानी कि जो पौधारोपण मजदूरी करते हैं, उनके लिए कुछ ऐसी बेसिक फैसिलिटीज, यानी कि कुछ जो उनकी आवश्यकताएं हैं, बेसिक से क्या है, जो उनकी रोज की जो आवश्यकताएं हैं उनको उपलब्ध कराई गई थी। इट रेगुलेट्स द कंडीशन ऑफ सर्विस इन प्लांटेशन, वर्किंग आवर्स, लीव्स एंड हॉलीडेज। इसमें भी क्या दे रखा था, क्या कंडीशन थी कि उनका जो टाइम है, जो उनकी सेवा है प्लांटेशन के लिए, यानी कि जो भी वो पौधारोपण कर रहे हैं वो उसका समय नियुक्त किया गया, यानी कि इतने समय तक वो काम करेंगे। वर्किंग आवर्स यानी कि समझ में आ गया होगा, यानी कि जो भी उनका काम का है। लीव्स एंड हॉलीडेज, और उनको भी क्या मिलनी चाहिए, छुट्टी मिलनी चाहिए, है ना, साप्ताहिक या जैसे भी वो ले सकते हैं। सिकनेस यानी कि बीमारी की भी छुट्टी मिलनी चाहिए, या अगर वो बीमार हो जाते हैं तो उसका भी एक प्रावधान होना चाहिए कि वो अगर बीमार होते हैं तो इसके में क्या ले सकते हैं, उनको कैजुअल लीव जैसे बोलते हैं हम लोग कि वो ले सकते हैं। मैटरनिटी बेनिफिट, कोई लेडी वुमेन है यानी कि वो माँ वगैरह बनने वाली है, तो ऐसी स्थिति में भी क्या मिलनी चाहिए, उन्हें छुट्टी मिलनी चाहिए। तो उसके इस छुट्टी का मतलब ये है कि उनके इस छुट्टी के पैसे नहीं कटने चाहिए। ठीक है, ऐसे नहीं कि छुट्टी तो कोई भी ले सकता है, लेकिन जो पहले था कि वो छुट्टी कर ली तो आपके क्या कर देते थे, एम्प्लॉयज पैसे काट देते थे। लेकिन इस एक्ट के अंतर्गत क्या है कि अगर इस तरह की वो छुट्टी लेते हैं तो उसके पैसे नहीं कटेंगे। The act seeks to ensure that drinking water and sanitation are provided to the plantation workers। ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को। इसके अलावा इस एक्ट के अंतर्गत क्या था कि उनको जहाँ भी वो कार्य कर रहे हैं वहाँ पे उनको स्वच्छ पानी मिलना चाहिए, और जो शौचालय की व्यवस्था है वो भी पूरी तरह से मिलनी चाहिए। एम्प्लॉयज आर आल्सो सपोज टू प्रोवाइड कैंटीन। इसके अलावा जो मजदूर हैं या जो वर्कर्स हैं उनको क्या मिलनी चाहिए, कैंटीन की सुविधा भी होनी चाहिए। क्रेचर्स का मतलब क्या होता है, जैसे अगर कोई माँ वगैरह होती हैं, उनके छोटे छोटे बच्चे होते हैं, तो वो उनके चक्कर में, छोटे बच्चों के चक्कर में काम करने नहीं आ सकती हैं, तो उनके लिए, उन छोटे बच्चों के लिए क्या होना चाहिए, एक क्रेचर्स होना चाहिए, है ना, जहाँ पर वो माँ तो काम कर सकती है फैक्ट्री में जहाँ भी करना है, लेकिन छोटे बच्चे को वहाँ देखभाल हो सकती है। उसको हम लोग क्या कहते हैं, क्रेचर्स कहते हैं। एंड रिक्रिएशनल, एजुकेशनल एंड हाउसिंग फैसिलिटीज़, है ना, उनकी सुविधा के लिए, उनको शिक्षा देने के लिए, उनको रहने की सुविधा भी क्या होनी चाहिए, मिलनी चाहिए। तो ये किसके अंतर्गत था, हमारा प्लांटेशन लेबर एक्ट। ठीक है, इतना पॉइंट समझ में आ गया कि मिनिमम वेजेस क्या है, ये हम लोग अभी किसके अंतर्गत पढ़ रहे हैं, लेबर लॉस के अंतर्गत पढ़ रहे हैं। फिर तीसरा हमारा है द चाइल्ड लेबर एक्ट, जो कब पास किया गया था, 1986 में। क्या ये
नहीं बुढ़ियानी थी। अच्छा। The Child Labor Act aims to provide the engagement of children below 14 years of age in certain areas of employment to improve the working condition and environment. अब चाइल्ड लेबर से मतलब क्या है? चाइल्ड से मतलब समझते जो 14 साल से पहले, तो अब तो 18 साल से नीचे तक के बच्चों को हम बच्चे बोलते हैं, उसके बाद बोलते हैं कि ये वयस्क या एडल्ट हो गया है। लेकिन इस एक्ट के अंतर्गत जो भी मिनिमम एज क्या रखी है? 14 ईयर्स। 14 ईयर्स से जो छोटे बच्चे हैं उनको बच्चों की संख्या दी गई है, तो वो लोग क्या नहीं कर सकते? वो लेबर का काम नहीं कर सकते, यानी कि मजदूरी नहीं कर सकते हैं। वो बंद किया गया किसके अंतर्गत? द चाइल्ड लेबर एक्ट के अंतर्गत। अगर कहीं पर भी आप 14 साल से कम उम्र के बच्चों को काम करते देखते हैं तो आप जाके उसकी शिकायत करेंगे, तो जो भी उससे काम करा रहा है तो उसको क्या मिलेगा? पनिशमेंट मिल सकता है ना, सजा मिल सकती है। तो इसके अंतर्गत यही रखा गया था कि 14 साल से कम उम्र के जो भी बच्चे हैं वो क्या नहीं कर सकते हैं? कोई भी वर्क नहीं कर सकते हैं। सम ऑफ दीज एरियाज, और वो जो एरियाज है जहाँ पे ये काम नहीं कर सकते हैं, वो एरियाज एक तरह से क्या कर दिया गया था? उनकी लिमिटेशंस या उनको सीमा बांध दी गई थी कि इस एरियाज में या इस क्षेत्र में ये बच्चे, इतने छोटे बच्चे, 14 साल से छोटे बच्चे काम नहीं कर सकते, है ना। तो उसमें पहले सबसे पहले पॉइंट कौन सा है? वर्क इन कैटरिंग एस्टेब्लिशमेंट एट अ रेलवे स्टेशन। रेलवे स्टेशन सबने देखा है ना, वहाँ पर कैटरिंग सिस्टम होता है। कैटरिंग सिस्टम क्या होता है कि वहाँ पे खाना ले जाया जाता है ना, ट्रेन के अंदर आपने देखा होगा। तो वो एक तरह से क्या होता है? रिस्की होता है। तो ऐसे क्षेत्र में रेलवे स्टेशन पर जो कैटरिंग के सिस्टम है, यानी कि जो खाना देना एक डब्बे से दूसरे डब्बे में, इस तरह का काम ये 14 साल से छोटे बच्चे क्या है? नहीं कर सकते हैं। इन्वॉल्विंग द मूवमेंट ऑफ वेंडर और any other employee of establishment from one platform to another or into or out of a moving train, है ना। आ गया होगा ये भी समझ में। रेलवे स्टेशन में जो कैटरिंग है, ये वेंडर है। वेंडर आपने देखा होगा यहाँ से वहाँ ले जाने का काम करता है, एक स्टेशन, एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर, या फिर ट्रेन के डब्बों के एक डब्बे से दूसरे डब्बे में। तो वो काम कैसा होता है? रिस्की होता है। तो ऐसे इस काम को 14 साल से छोटे बच्चे क्या है? नहीं कर सकते हैं। फिर है सेकंड पॉइंट, द पोर्ट अथॉरिटी विद इन द लिमिट्स ऑफ एनी पोर्ट। पोर्ट कोई भी पोर्ट हो सकता है, चाहे वो एयरपोर्ट हो या फिर नेवी का पोर्ट, है ना। तो वहाँ भी जो एक तरह से इनकी अथॉरिटी है, किस बात की? लिमिट रखी गई है कि ऐसी जगह भी छोटे बच्चे काम नहीं कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट क्या है? वर्क रिलेटेड टू सेलिंग ऑफ क्रैकर्स एंड फायरवर्क्स इन शॉप्स विद टेम्पररी लाइसेंस। आपने देखा होगा जो क्रैकर्स और जो फायरवर्क्स होते हैं ना, पटाखे वगैरह की दुकान कैसी होती है? टेम्परेरी लगती है ना। तो उनको एक तरह से क्या दिया जाता है? टेम्परेरी लाइसेंस दिया जाता है ना, कि इतने समय तक इतने समय ही लगाएंगे। तो ऐसी दुकानों पे, ऐसी शॉप से भी वो लोग 14 साल से कम उम्र के बच्चे नहीं कर सकते हैं, वर्क पूरी कर सकते हैं, क्योंकि ये कैसा है? सबको मालूम है, रिस्की है ना। आग लग सकती है, पटाखे फूट सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे जगह भी 14 साल से कम उम्र के बच्चे वर्क नहीं कर सकते, काम नहीं कर सकते। फिर है नेक्स्ट पॉइंट, ऑटोमोबाइल वर्कशॉप एंड गैरेज। तो ऐसी जगह भी जहाँ पर ऑटोमोबाइल से संबंधित, जहाँ पर गाड़ियाँ वगैरह सही होती हैं, वहाँ पर भी क्या नहीं कर सकते? 14 साल से कम उम्र के बच्चे काम नहीं कर सकते हैं। हैंडलिंग ऑफ इनफ्लेमेबल सब्सटेंस और एक्सप्लोसिव, ये भी समझ में आ गया होगा आप लोगों को। जहाँ भी आग से संबंधित कोई ऐसी जगह है जहाँ जलने का या इस तरह का डर होता है, वहाँ पर भी 14 साल से कम उम्र के बच्चे काम नहीं कर सकते हैं। माइंस एंड फैक्ट्रीज, माइंस वगैरह जहाँ पर खदान वगैरह खुदाई होती है, फैक्ट्रीज हैं उस तरह के जहाँ पर रिस्की हैं सारे काम वगैरह, तो वहाँ पर भी 14 साल से कम उम्र के बच्चे काम नहीं कर सकते हैं। प्लास्टिक यूनिट्स एंड फाइबर ग्लास वर्कशॉप,
प्लास्टिक यूनिट्स यानी कि जो प्लास्टिक वगैरह के सामान वगैरह बनते हैं वहाँ भी क्या होता है, अधिकतर ज्वलनशील पदार्थ होता है ना, उसको गला के या गर्म करके, तो उसमें भी क्या होता है, बहुत रिस्क होता है। तो ऐसे भी इन लोग छोटे बच्चों को काम नहीं करने दिया जाता है। फिर है द एक्ट आल्सो prohibits the employment of children in any workshop where process such as बीड़ी मेकिंग। इसके अलावा भी कुछ ऐसे क्षेत्र हैं, एरियाज हैं जहाँ पर ये लोग नौकरी या मजदूरी नहीं कर सकते हैं, जैसे कि बीड़ी मेकिंग है ना, बीड़ी बनाते हैं जो लोग, कारपेट वीविंग यानी कि चटाई वगैरह बनाते हैं, क्लॉथ प्रिंटिंग जहाँ पर कपड़ों की प्रिंट होती है, और डाइंग वीविंग बुनाई करना या उसको डाई करना, कलर करना, मैन्युफैक्चरर ऑफ माचिस बनाना, एक्सप्लोजिव एंड फायर वर्क्स जहाँ पर विस्फोट हो सकता है या जल सकती है कोई वैसी जगह पर, और द मैन्युफैक्चरर ऑफ स्लेट पेंसिल आर कैरिड आउट है ना, जहाँ पर स्लेट पेंसिल वगैरह का निर्माण होता है, ऐसी जगह भी इन बच्चों को काम नहीं करने दिया जाता है। आगे समझ में ये वाला लॉ भी द चाइल्ड लेबर एक्ट जो कि कब पास किया गया था, 1986 में। उसके बाद में है लॉ फॉर वुमेन है ना। आप लोगों को मालूम है कि हमारे देश में आज भी वर्तमान में भी जो औरत और आदमियों में या पुरुष और महिलाओं में भेद किया जाता है, वो आज भी हम लोग कहीं ना कहीं क्या हर जगह हमें देखने को मिलता है ना। ये शुरू से ही चला आ रहा है हमारे यहाँ पर कि लड़कियों को या औरतों को ये देखा जाता है कि लड़कों की अपेक्षा या पुरुषों की अपेक्षा वो लोग क्या करती हैं, वर्क कम करती है ना। अगर वो सेम वर्क कर रही हैं उसके बावजूद भी एक बराबर घंटे का काम कर रही हैं, बराबर की मजदूरी कर रही हैं, लेकिन फिर भी हमारे हर क्षेत्र में ये भेदभाव किया जाता है कि पुरुषों को जो वेतन दिया जाता है वो महिलाओं की अपेक्षा क्या ज़्यादा दिया जाता है ना। तो इसीलिए उनके लिए भी कुछ हमारे यहाँ क्या बनाए गए हैं, कानून बनाए गए हैं ना, उनको भी उठाने के लिए या उनका एक तरह से जो कमजोर पॉइंट है उसको दूर करने के लिए हमारे यहाँ पे कुछ कानून बनाए गए हैं, जो कि हम किसके अंतर्गत पढ़ेंगे, लॉज फॉर वुमेन है ना, यानी कि महिलाओं के लिए कानून। Traditionally, women have faced immense discrimination in society है ना। हम लोग अधिकांशतः देखते हैं कि हमारे यहाँ पर जो भेदभाव हमारे समाज में जो भेदभाव किया जाता है महिलाओं के प्रति वो हम सब ने देखा भी है। सो गवर्नमेंट हैज़ इनेक्टेड सम स्पेशल लॉज टू गिव देम इक्वल स्टेटस एंड इक्वलिटी है ना, तो सोसाइटी। तो इसीलिए हमारे जो कुछ सरकार ने उनको उठाने के लिए, उनके हमारे समाज में बराबर का दर्जा देने के लिए कुछ कानून बनाए हैं। सबसे पहले इसमें कौन सा कानून है, इक्वल ह्यूमनाइजेशन इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट 19, ये कब पास किया गया था, 1976 में है ना। इक्वल से मतलब सबको मालूम है समान, रिम्यूनरेशन मतलब है कि जो भी वो वर्क कर रहे हैं उनके लिए क्या होना चाहिए, समान वेतन उपलब्ध कराया जाना चाहिए। तो द इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट प्रोवाइड्स फॉर द पेमेंट ऑफ इक्वल वेजेस टू मैन एंड वुमेन वर्कर। समझ में आ गई होगी ये वाली लाइन। तो महिला और पुरुषों को अगर वो एक समान कार्य कर रहे हैं तो उनको जो वेजेस है, जो उनकी मजदूरी है, वो भी कैसे देनी चाहिए, समान होनी चाहिए। द एक्ट स्टेट्स दैट एन एम्प्लॉयर इज बाउंड टू पे इक्वल रिम्यूनरेशन टू मैन एंड वुमेन वर्कर्स फॉर वर्क ऑफ सिमिलर नेचर है ना, यानी कि वो जो भी कार्य कर रही हैं अगर एक समान एक जैसा कार्य है तो दोनों को कैसा वेजेस मिलना चाहिए, समान वेजेस मिलना चाहिए। दूसरा है द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस। सभी